मौजूद तमाम लोग और ख़ास करके इलियास साहब को शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आप लोगों से बात करने का मौका देने के लिए, और आप सभी लोगों की जज्बातों को यहाँ देखते हुए और इस ताकत को देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि रवि नायर भी बोले पहले, जब वो कह रहे थे कि दरअसल पिछले एक महीने में जो कुछ भी बीता है, शायद शुरू में लगा होगा कि बहुत ही काले दिन हैं, बहुत ही घबराहट का समय है, लेकिन दरअसल उल्टा ही हुआ कि महीने डेढ़ महीने में जो देखा गया है उसने तबीयत को ठीक करने का ही काम किया है और सभी लोगों के लिए उम्मीद बढ़ाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि जेएनयू से मैं खुद भी पढ़ी हुई हूँ। जेएनयू में ही मैं छात्र आंदोलन में जुड़ी, महिला आंदोलन में जुड़ी, कम्युनिस्ट आंदोलन में जुड़ी, सीपीआई-एमएल से जुड़ी। और हम लोग तो जानते थे जेएनयू को और छात्र आंदोलन को जानते थे। छात्रों में हम लोग जानते थे कि सिर्फ कोई ताली पिटवाने वाले, भाषण देने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि खुद मेरे यूनियन में चंद्रशेखर थे, जिसका जिक्र आशुतोष भी किए, जो बिहार लौटे सीपीआई-एमएल के लिए काम करने के लिए, और वहाँ पर उनकी हत्या हुई और वो उसके बाद भी ज़बरदस्त आंदोलन दिल्ली के सड़कों पर हुआ। इसलिए छात्र आंदोलन करते हैं, छात्र अपने समाज के लिए, अपने देश को बदलने के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, ये हम लोग जानते थे। और कितनी अच्छे तरीके से अपने समाज को बदलने के लिए, अपने देश को बदलने के लिए वो बातचीत करते हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, ये भी हम लोग जानते थे। लेकिन इसमें मैं तो मोदी साहब को ही शुक्रिया अदा करूंगी कि हमला करके, रोहित वेमुला पर और जेएनयू पर हमला करके, दरअसल ये छात्र छात्राएं कैसे हैं, ये उन्होंने सिर्फ छात्रों को नहीं, पूरे देश को, पूरी दुनिया को देखने का, सुनने का मौका मिल गया। इन्हीं के चलते हुआ ना, क्योंकि नहीं तो कन्हैया कैसा बोलते हैं, या आशुतोष या रामा कैसे बोलते हैं, शहला कैसे बोलती हैं, रोहित कैसे लिखते हैं, ये कौन लोग जानते। जो लोग फेसबुक वगैरह पे हैं या जो उनके यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वो जहाँ जहाँ जाते हैं, 100-200 लोग जहाँ सुनते हैं वहाँ जानते होंगे। लेकिन अभी तो हजारों लाखों लोगों ने खोज खोज के, तलाश करके सुना और सबने कहा कि भाई क्या बात है, इसी बात की तो पूरे देश को जरूरत है। जरूरत कहाँ है हमको, कितना इंच की छाती किसकी है और क्या क्या है, ये सब तो बिना मतलब की बातें लगने लगी। और ये लोग कितनी अच्छी बातें करते हैं, कितना सोचते हैं समाज के लिए, ये सबको दिख गया। और इसमें मैं एक खास बात, मुझे जो जब उमर और अनिर्बान छूटे और उसके बाद जो बातें कही गई, उसके बारे में मुझे खास बात बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि कितनी कोशिश ये लोग करते हैं कि देश को ये बांट दें, लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटें, जाति के आधार पे बांटें, लड़ा दें, इसकी कितनी कोशिश करते हैं। लेकिन इतना अच्छा मुझे लगा पढ़ करके, एक तो छात्रों ने उमर और अनिर्बान को अलग अलग नाम भी नहीं दिया, सबने उनको लिखा, आप देखेंगे सोशल मीडिया में सबने उनको कहा एक नाम से, उमर बान, एक ही नाम कहा कि उमर बान नहीं। और सचमुच में पुलिस के बारे में जब ये लोग बताते हैं तो उन्होंने कहा कि पुलिस बार बार अनिर्बान से कहते रहे कि भाई ठीक है, उमर के बारे में तो समझ में आता है, वो तो उमर खालिद है, आप तो भट्टाचार्य जी हैं, अनिर्बान हैं, आपको क्या जरूरत है, आप इनके खिलाफ बोल दीजिए और आप कटते बनिए, चलते बनिए। लेकिन क्योंकि वो वहां उमर बान बने रहे और उन्होंने पूछ लिया पुलिस वाले को कि आप बताइए ना, हम दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क है, जरा बता दीजिए हम लोगों को। इतनी मासूमियत से सवाल पूछ करके उन्होंने दरअसल पूरा जो हमारे सत्ता का स्ट्रक्चर है उसको नंगा कर दिया और उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। और उन्होंने दिखा दिया कि ये जो एकता है, जो मुझे लगता है कि मुझे याद आया भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की, मुझे याद आया अशफाक उल्लाह की, मुझे उस तरह के क्रांतिकारी याद आए जिन्होंने अपने बीच में कुछ भी इस तरह के दरार रहने ही नहीं दिया और ऐसी एकता दिखाई। 1857 के समय से ऐसी एकता दिखाई जो हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश की जनता के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ जो ताकतें हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए ऐसे ही एकता से तो उम्मीद है। और
ठीक उसी समय जिस समय ये उम्मीद लग रही थी, लेकिन ये भी याद आया कि वो दादरी वाली घटना जो है वो कोई अकेली घटना नहीं। डेली देखिए किस तरह की घटनाएं हमारे देश में घट रही। झारखंड में वो जो पेड़ पर टंगे हुए दो लड़के, उसमें एक एकदम ही बच्चा, उसको देख करके, उसके चेहरे को देख करके लगा कि ये क्या हो रहा है। ये आप इंटरनेट पे जाएंगे तो देखेंगे कि गौ रक्षा के नाम पर खुल करके वीडियो चलाए जा रहे हैं कि आप लोग ऐसे लोगों को पकड़िए जो गाय इधर से उधर करते हैं, बेचते हैं, ले जाते हैं, खाते हैं, क्या करते हैं, और उनको आप पकड़ करके पीटिए, उनको प्रताड़ित करिए, उनकी हत्या करिए। खुल करके इसकी वीडियो बना बना करके ये प्रचार कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, राजनाथ सिंह जी ने जेएनयू की घटना के बाद कहा, होम मिनिस्टर है देश के, उन्होंने कहा कि ऐसा दोबारा ना होने पाए इसके लिए मैं एकदम संकल्प लेता हूँ, मैं एकदम खत्म करके रख दूंगा ऐसी ताकतों को जिन्होंने देश को बर्बाद करने और देश के टुकड़े करने के नारे लगाए। मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन क्या खाता है या कौन क्या पहनता है, कौन किस मजहब का है, कौन किससे प्यार करके किससे शादी करता है, इसके आधार पर देश को टुकड़े करना ये क्या चीज है? ये देश की बर्बादी नहीं है? ये देश को टुकड़े करना नहीं है क्या? और अगर इस तरह से हो रहा है, खुल करके इस तरह के संगठन बन रहे हैं जो निशाना बना रहे हैं एक अकेले परिवार को, अखलाक के परिवार को दादरी में, वहां खत्म कर दे रहे हैं अखलाक को, झारखंड में हमला कर रहे हैं, शिमला में हमला कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमला कर रहे हैं, मासूमों की हत्या कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूं अगर वो गाय बेच भी रहे थे, अगर वो गाय बेच भी रहे थे, अगर गाय खा भी रहे थे, क्या है इस देश में इतने तरह के लोग हैं। केरल में जाकर के भाजपा कोशिश कर ले बीफ पर बैन लगाने की, वो नॉर्थ ईस्ट में जाकर के कोशिश कर ले कहने की कि भाई बीफ पर बैन लगे पूरे देश में। सब जानते हैं कि ये संभव नहीं, वो भी जानते हैं, उनके अपने नेता भी वहां नहीं बोलेंगे, गलती से भी नहीं बोलेंगे। दरअसल ये सब बहाने हैं, बिल्कुल बिल्कुल गोवा में। और वो यहाँ तक कि हरियाणा में कहते हैं कि जो विदेशी आएंगे तो उनके लिए वो बीफ खा सकते हैं। अगर गाय आपकी माता है तो आपकी माता विदेशी खा सकते हैं, आप उस पर अलग से छूट दे देंगे माता को खाने के लिए। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपको नहीं खाना कोई बात नहीं, जबरदस्ती किसी को कुछ न खिला। हाँ बिल्कुल तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप किसी को नहीं खाना कुछ तो जबरदस्ती कतई ना खिलाया जाए, बिल्कुल ये तो लोकतंत्र है। लेकिन जो खाते हैं, और देश में कई तरह के लोग हैं, खास करके जो उत्पीड़ित जाति के लोग हैं, उनको मिलता ही क्या है खाने के लिए, वो जरूर खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, सब जगह खाते हैं, और सब जानते हैं कि खाते हैं, क्योंकि अक्सर जो मरा हुआ जानवर है वही मिलता था खाने के लिए, वही खाते थे। और उसमें आप जा करके कहेंगे कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, इसके नाम पर हत्या करेंगे। ये पेड़ पर लटके हुए बच्चे को देख करके किसी ने याद किया, सही याद किया कि 1920s में 1920 का जो दशक था, उसमें उस समय अमेरिका में काले नस्ल के लोगों को इसी तरह से हत्या कर दिया जाता था। बहाना कुछ वैसा ही होता था जैसे आजकल हमारे यहाँ ये लव जिहाद का बहाना है। वो कह देते थे कि उसने किसी सफेद नस्ल की लड़की से का बलात्कार किया है। प्यार को हमेशा बलात्कार ही कहा जाता था। प्यार किया, शादी किया, भाग गए साथ में, तो उसको बलात्कार का ही नाम दे करके उनको टांग दिया जाता था। इसी तरह से किसी ने, बिली हॉलिडे ने एक बहुत सुंदर गीत है लिखा उसके लिए, जिसमें लिखा था उन्होंने कि ये स्ट्रेंज फ्रूट है, अजीबो गरीब फल है जो लटक रहे हैं पेड़ों से, और उनको देख करके कैसा लगता है उस पर गीत है लिखा गया। और आज हमारे देश में इसी तरह से लटके हुए ये अजीबोगरीब फल दिख रहे हैं इस तरह से, जिसमें आप देखते हैं कि उसकी जड़ों में जो है खून है, और जहां लटका हुआ है फल वहां भी खून टपक रहा है, ऐसा ही दिख रहा है। आज एक और खबर मैंने पढ़ी कि दलित लड़के को, और ये जान लीजिए कि जो आज ये लव जिहाद वगैरह कह रहे हैं, ठीक यही चीज ये दलितों के साथ आज भी करते हैं। दलित लड़का गलती से भी गैर दलित लड़की के साथ में प्यार कर ले, शादी कर ले, तो उसकी हत्या, उसको इसी तरह से पेड़ों पर टांगना वो आज भी जारी है। लेकिन वो दलितों के पास जा करके कहेंगे कि तुम्हारी बेटी को जो है कोई मुस्लिम भगा ले जाएगा, और इसीलिए तुम हमारे साथ हो जाओ। ये तो अमित शाह ने खुद किया 2014 के चुनाव के प्रचार में, मैंने सुना है, ये भाषण है YouTube वीडियोस पर अवेलेबल।
इसमें मुझे एक बात लगी लेकिन कि देखिए जेएनयू ने जिस तरह से जवाब दिया, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से जवाब दिया, पूरे देश के छात्र आंदोलन ने जिस तरह से जवाब दिया और उनको कितना साथ भी मिला, एक तरह से पूरी तरह से उलट गया जो मोदी सरकार करना चाहती थी। और ये मोदी सरकार के कई सारे इस तरह के फेलियर्स हैं, देख लीजिए, जो सारे लोग आज सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि जमीन अधिग्रहण का कानून मैं बना लूंगा, क्या कर लोगे? किसान लड़ते रहे लेकिन किसानों से जमीन छीनने का कानून मैं बनाऊंगा, लेकिन उनको पीछे हटना पड़ा, वो नहीं बना पाए। उन्होंने दिल्ली में कहा, कितना कहा कि मैं तो ओबामा को ले आया हूं यहाँ पे और क्या क्या कर दूंगा और दिल्ली में जीत के दिखा दूंगा, नहीं जीत पाए बेचारे। बिहार में भी उसी तरह से वो कहे और उसी के बाद वो बिहार भी नहीं जीत पाए। उन्होंने हाथ लगाया आईआईटी मद्रास पर और वहां पर भी हाथ लगा। वो एफटीआई पर हाथ लगाए और सारा देश उनके खिलाफ बोलने लगा। रोहित वेमुला पर हाथ लगाए तो क्या हुआ ये पता चल गया, और जेएनयू पर भी सब उल्टा पड़ गया उनके लिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि अभी वो भी अपना एजेंडा थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं। देखिएगा कि जेएनयू और जो अफजल की बात करेगा वो अफजल की मौत मरेगा, ये सब वो चलाए जा रहे हैं, सही बात है। और अफजल क्या, वो तो कह रहे हैं कि जो अंबेडकर की बात करेगा, भगत सिंह की बात करेगा, उसको भी हम बोलने नहीं देंगे, उन पर भी हम गाली चलाएंगे, कहीं गोली चलाएंगे, सब कुछ चलाएंगे। लेकिन ये जो अभी शिफ्ट कर रहे हैं ये भारत माता की जय वाले पर, उस पर मुझे कुछ कहना है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये नारा ठीक है, भारत माता की जय अगर कोई लगाना चाहे, कोई मुझे आपत्ति नहीं है इसमें। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे जो है एक महिला होते हुए मेरे मन में ये सवाल आता है कि महिलाओं को तो सोचना चाहिए कि आप माता कह लीजिए, भारत माता कह लीजिए, सब कुछ कह लीजिए, लेकिन आप तो इस देश में बच्चों को पैदा नहीं होने दे रहे। बच्चे किस तरह से, महिलाएं किस तरह से हालातों में रह रही हैं महिलाएं। तो भारत की जो माताएं हैं वो जन्म देते हुए अपने बच्चे को उनकी मौत हो जा रही है इतने भारी पैमाने पर, और सब कुछ तो भारत माता सुनते हुए मुझे थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन मैं पसंद जो नारा करती हूँ, मुझे लगा एक अच्छा नारा मुझे लगा कि मैं तो कहूँगी कि जय भारत और जय भारतवासी, जय हिंद निवासी। क्योंकि जनता जो है वो देश का जय होना चाहिए, देश के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी जय होनी चाहिए। आपको अगर लगाना है भारत माता की जय वो भी बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, लगाइए। लेकिन ये मुझे बताइए, कोई एक भी माँ ऐसे मुझे दिखा दीजिए, आप देश को माँ के रूप में देखते हैं, अच्छी बात है, एक भी माँ ऐसा मुझे दिखा दीजिए जो तलवार के, बंदूक के नोक पर कहे कि मेरी जयकार करो वरना, मेरी जयकार करो वरना मैं तुमको अपने घर से निकाल करके बगल के घर में भेज दूंगी, पाकिस्तान चले जाओ। मेरी जयकार करो वरना मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं मानूंगी। और अपने बच्चों में वो अलग अलग रंग के बच्चे हों, अलग अलग बातें मानते हों, वो अपनी माँ के साथ कुछ झगड़ा भी कर लेते हैं। आप बताइए, आप में से कोई भी है, मैं तो जानती हूँ मेरी माँ बहुत प्यारी है मेरी, लेकिन माँ के साथ मेरे कई झगड़े होते हैं। बिना ऐसे झगड़ों के माँ बच्चे का क्या रिश्ता। और हमेशा ये भारत माता कहते हैं तो भारत माता की लगता है कि कोई बेटियां नहीं है, सिर्फ बेटे हैं जिनको आप ललकार ललकार करके किसी, और बाहर के दुश्मन को, भीतर के दुश्मन को तलाश तलाश करके जाइए, लड़िए। मुझे लगता है कि हमारी जो माएँ होती हैं वो इस तरह से हम लोगों को लड़ाने का काम, हमेशा जा करके किसी को मार डालने का काम ये नहीं करवाते। एक और बात भी मेरे मन में आती है कि आरएसएस वालों से मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है कि आरएसएस के ऑफिस में तिरंगा नहीं, वो जो भी झंडा फहराते हो भगवा वाला, कोई बात नहीं, आपका ऑफिस है, फहरा लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप जो भारत माता वहां लगाते हैं, आप लोग जो इंटरनेट पे हैं वहां चले जाइए या उनके ऑफिसों में चले जाइए, इंटरनेट में आरएसएस के वेबसाइट पे जाकर के मैंने देखा, वहां जो भारत माता बनी हुई है उनके हाथ में तिरंगा झंडा नहीं है, उनके हाथ में भगवा झंडा। क्या बात है, आप भारत माता के हाथ में आप बना रहे हैं भारत माता को, तो उसके हाथ में तिरंगा थमाने में आपको क्यों परेशानी हो रही है। और यहाँ पर अगर कोई कह दे कोई बात जो है, आप कैंपसों में कह रहे हैं कि आप कितने कितने 207 फुट का तिरंगा आकर के लगाएंगे जिस कैंपस में पहले से तिरंगा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ आप कहेंगे कि हम लोग अपनी भारत माता जो बना रहे हैं उसके हाथ में हम भगवा ध्वज लहराएंगे। क्या बात है, वो क्या बात है, हम लोग सारे लोग जानते हैं इसका मतलब। क्योंकि दरअसल उनको इस देश से बेहद परेशानी है। जिस समय डॉक्टर अंबेडकर संविधान लिख रहे थे
उस समय आरएसएस के लोग कह रहे थे कि देश का संविधान, ये जो लिखा जा रहा है ये सब विदेशी है, बेकार है। देश का संविधान क्या होना चाहिए? मनुस्मृति होनी चाहिए। जिस मनुस्मृति को डॉक्टर अंबेडकर ने जलाया, उसको उन्होंने कहा कि वही मनुस्मृति हमारे देश का संविधान होना चाहिए, इससे बेहतर संविधान क्या होगा। उसी मनुस्मृति में ये लिखा गया है कि अगर कोई नीचे जात का लड़का शादी करेगा, प्यार करेगा किसी तथाकथित ऊंची जात की लड़की से, तो उसकी हत्या होगी, उसको मौत की सजा मिलेगी, ये लिखा हुआ है उसमें। और महिलाओं के लिए तो क्या लिखा हुआ है, ये तो सारी चीजें पढ़ लीजिए कि महिलाएं तो कुछ नहीं है, उनको तो कैद रखना है, लॉक एंड की में, ताला चाबी में रखना है, उनको कुछ नहीं करना है। तो दलितों महिलाओं के लिए जो जो सब लिखा हुआ है उसमें, उसको देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने जलाया था मनुस्मृति को। उसी मनुस्मृति में उन्होंने देश का संविधान देखा, तो वो कैसा देश देखते हैं वो दिखता है। तो मैं बहुत लंबा और नहीं बोलूंगी, मैं 2 बातें कह करके अपनी बात समाप्त करूंगी। मैं सोचती हूँ एक बात कि आखिर हम लोगों को सिर्फ इन लोगों का जवाब नहीं देना। मुझे लगता है कि ये सरकार जो मोदी जी की है, ये कटघरे में खड़ी है, लेकिन इनसे लड़ा कैसे जाए इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है। क्योंकि मैं मानती हूं कि भारत माता की जय वाले प्रकरण में ये जो हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसमें बाकी सारे चीजों में जेएनयू वालों ने, एचसीयू वालों ने, सबने भाजपा को अलग कर दिया, अकेला छोड़ दिया, आरएसएस को अकेला छोड़ दिया और सारे देश को एक तरफ एक कर लिया। लेकिन इस सवाल पर पता चला कि भाजपा के एजेंडे पर, उसके सुर पर सब नाचने लगे। कांग्रेस वाले भी कहने लगे कि सस्पेंशन हो जाए, जो विधायक नहीं कहेगा भारत माता की जय उसको निकाल दीजिए, बाहर कर दीजिए, इत्यादि इत्यादि। मैं कह रही हूं एक बात हो सकती है कि उनकी बहस में मत पड़िए इत्यादि, वो ठीक है, लेकिन जब बहस आ गई सामने तो आप ये कैसे एक लोकतांत्रिक देश में कह सकते हैं कि कोई विधायक कोई एक खास तरीके का नारा नहीं लगाएगा तो उसकी सस्पेंशन हो जाएगी। हत्या के आरोपियों की सस्पेंशन नहीं होती, लूट मचाने वाले विजय माल्या की सस्पेंशन शायद अभी तक नहीं हुई, लूट करके चले गए देश से, उनकी सस्पेंशन पता नहीं हुई, बलात्कार के आरोपी जो है, दंगे के आरोपी, ये सब कुछ बन जा रहे हैं, मंत्री बन जा रहे हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने आइडियोलॉजी पर जो नहीं कायम होगा, आरएसएस की बात नहीं कहेगा, आरएसएस के कहने पर उठक बैठक नहीं करेगा, उसकी सस्पेंशन कर रहे हैं। ये मुझे लगता है ये कमजोरी दिखा रहा है, ये हमारे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसकी कमजोरी को दिखा रहा है। यही चीज होता रहा है और यही कमजोरी है जो कि इन लोगों को ताकत दे देता है। और इसलिए मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है हम लोग ताकत तलाशेंगे कि कैसे कांग्रेस में ताकत दिख जाए, कैसे जो भी जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ जो भी ऑपोजिशन में है उसमें कितनी ताकत, और हम सब खुद को कमजोर समझें। वहाँ से थोड़ा हटने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि ठीक है, एकता कभी बनाई जा सकती है, लेकिन सबसे पहले हम जनता की ताकत को कैसे बनाएं, और उस ताकत को बनाने के लिए और उस एजेंडा को हम सेट करें, न कि आरएसएस बीजेपी। इसके लिए मुझे लगता है कि हम डॉक्टर अंबेडकर की बात को, भगत सिंह की बातों में हम लोग कुछ रास्ता देख सकते हैं। हम देश से कह सकते हैं कि उठने का समय आ गया है और भगत सिंह के और डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर चलने का समय आ गया है। भगत सिंह ने कहा, ठीक ही याद दिलाया रवि नायर जी ने भी, कि उन्होंने कहा था कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन वो जो भूरे अंग्रेज है वो रह जाएंगे, और वो वही गोरे अंग्रेज वाले जो पुराने कानून है, सेडिशन का कानून है, सारे कानून है, दमन के वो सारे तरीके जहां जहां जालियांवाला बाग कर दे रहे हैं वो अभी भी करते रहेंगे, और कर रहे हैं, मजदूरों के साथ कर रहे हैं, किसानों के साथ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि हम लोग एक पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी 1 मैन 1 वोट, एक व्यक्ति को एक वोट, उसमें तो उस जमाने में हम लोग आ गए, लेकिन एक व्यक्ति का एक मूल्य वो अभी तक हमने हासिल नहीं किया है, क्योंकि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, इन सारी चीजों पे, महिला पुरुष में, सारी चीजों में देखिए कि गैर बराबरी अभी भी हमारे समाज में बड़ा गहरा बना हुआ। अगर इससे लड़ना है तो हमें अपने समाज को बदलने की लड़ाई और जो राजनीति की लड़ाई है उसमें भी जो गैप है उसको भी खत्म करना होगा, वो भी एक लड़ाई होनी होगी। और राजनीतिक रूप से हमें साफ साफ कहना होगा कि ये जो गैर बराबरी है, उस गैर बराबरी को खत्म करने वाली जो लड़ाई है, यही हम लोगों को राजनीतिक दिशा भी दिखाएगी। और मुझे लगता है कि इन छात्रों की बातों में जो अच्छा लग रहा है पूरे देश को, वो यही बातें हैं
कि वो इन्हीं बातों के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे हम देश को एकजुट करें, एक देश को सचमुच में बदलने की दिशा में कैसे ले जाएं। उसी बात में शायद वो देख रहे हैं इस बात को। तो उसी उम्मीद के साथ कि हम लोग सारे लोग उस रास्ते पर जरूर चलेंगे और एक नई सुबह जरूर आएगी। आप सभी लोगों को दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया और इनकलाब जिंदाबाद। और मैं अपने प्रिय नारे के साथ ही बात खत्म करूंगी कि जय हिंद और जय हिंद निवासी, जय भारत, जय भारतवासी।